आइए बच्चों, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट नंबर 1, मीनिंग एट स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। हमारा जो है ना कुल मिला के बच्चों ये 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इंस्टीट्यूट ने इसको 7 यूनिट में डिवाइड कर रखा है चैप्टर को। चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है और आपको बहुत कुछ इसमें ऐसा लगेगा जो 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, वैसा ही है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी आएंगी, लेकिन अभी आज की क्लास जो है वो प्योरली 11th क्लास चलेगी। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे करेंगे ताकि रिवीजन भी आपकी हो जाए और 11th का सारा कुछ आपको रिकॉल हो जाए, तो इसलिए फास्ट ट्रैक पे मैं इसको कराऊंगा। और आज टारगेट मेरा रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट तक अगर हो जाए, नहीं तो फर्स्ट या 1.5 जो भी हो जाए, लेकिन 3 से 4 यूनिट में चैप्टर हमारा डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आते हैं बच्चों, करते हैं शुरू। यूनिट नंबर 1, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों हम सब लोगों को पता है इस यूनिट के अंदर क्या है कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नीड क्या है अकाउंटिंग की। नीड मतलब जरूरत क्या है अकाउंटिंग की। सबको पता है यार, अकाउंट्स जो होता है ना वो एक बिजनेसमैन के लिए कितना जरूरी है कि नहीं है? बोलो हाँ जी, है। अकाउंट्स बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। सर क्यों जरूरी? बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है जी, आप मुझे बताओ इस बिजनेस को हमें नेक्स्ट ईयर करना है या कि नहीं करना है। ये वाली बात इस बात पर डिपेंड करेगी कि जिस साल हमने बिजनेस को स्टार्ट किया उस साल हमने बिजनेस में कुछ कमाया भी है। हाँ जी सही है ना, कुछ कमाया है या नहीं कमाया? बिल्कुल सही है, गंवाया तो नहीं कहीं। अगर ये गंवाया आपने, कुछ कमाया ही नहीं, लॉस हुआ आपको, तो भाई हमको कहीं ना कहीं एक अलार्म मिल जाएगा कि इस बिजनेस में कुछ बहुत अच्छा करने को नहीं है। और कंसिस्टेंटली अगर 3-4 साल वो लॉसेस चलते चले गए तो फिर डेफिनेटली वो बिजनेस जो है वो बंद होने के कगार पे आता है। यानी कि बिजनेस को कंटिन्यूटी में रखना है नहीं रखना, ये जानने के लिए हमें बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट है। और प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का अपने आप ही पता नहीं लग जाता बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं? बिजनेस के अकाउंट्स, राइट। इसके अलावा हमें एट द एंड ऑफ द ईयर किसी का कुछ पैसा देना है, हमने देना है। कौन है वो हमारा जिसका पैसा हमने देना है? हाँ जी, क्रेडिटर। किसी से हमने पैसा लेना है, कौन है हमारा वो? ये जानकारी भी चाहिए। तो भाई ये सब कुछ, जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है जी, टैक्स कितना देना है, ठीक है ना, किसको हमने कितना पैसा लेना है, किसको देना है, जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ये सब कुछ ही तो हमें कौन बताता है? केवल और केवल अकाउंट्स, हमारे बिजनेस के अकाउंट्स। इज इट ओके? तो आओ जरा पढ़ते हैं अकाउंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने 11th क्लास में जब हम छोटे होते थे, क्या हमने ये सब चीजें पढ़ी नहीं है कि अकाउंट्स क्या है? बताओ। एक आर्ट एज वेल एज, क्यों सर क्यों अकाउंट्स एक आर्ट एक साइंस क्यों है? देखो अकाउंट्स बनाना एक कला है। हर इंसान अपने तरीके से अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने तरीके से फॉलो नहीं करता। रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होती हैं? स्पेसिफाइड होते हैं, है कि नहीं? जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आर्ट तो है यार, अकाउंट्स कोई किसी के बनाए हुए अकाउंट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, किसी के बनाए हुए अकाउंट्स बहुत मोनोटोनस हो सकते हैं। ठीक है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है कुछ तो बना है कि नहीं? ऐसा। लेकिन 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 सभी ने बच्चों कुछ तो बातें इकट्ठी फॉलो करी होंगी, जैसे कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बात 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, क्या ये भी फॉलो नहीं किए होंगे किसी ने? अरे तो सबने फॉलो किए होंगे। जैसे हम कहते हैं कि साइंस के जो रूल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वैसे ही अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं बच्चों वो भी कैसे होते हैं? यूनिवर्सल। क्योंकि अकाउंटेंसी सिर्फ इंडिया में इस तरह से नहीं बनाई जाती बेटा, सब जगह पे एक तरीके से ही अकाउंटेंसी को मेंटेन किया जाता है। अब क्वेश्चन है सर अकाउंटेंसी की ऐसी शुरुआत किसने करी थी? ये वाली बात भी हमारी इस थ्योरी में आएगी, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पूरा थ्योरेटिकल बेस है जो है, चैप्टर का नाम ही थ्योरी है, पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है जी, दूसरी बात बताओ। हाँ जी, करते हैं क्या बच्चों? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बताइए, क्या हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं सर, नहीं करते। सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी। अरे एक बात और भी है सर, क्या सिर्फ ऐसी ट्रांजैक्शन जो पता लग गई मैं फाइनेंशियल है, क्या सिर्फ ये जानकारी प्राप्त कर लेने से कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे उसी समय पे? नहीं। वो अगर फाइनेंशियल है वो एक बात है, फाइनेंशियल होने के साथ साथ उसका मनी में कन्वर्जन होना बड़ा जरूरी है।
आप मेरी बात समझ रहे हो? मनी में कन्वर्जन का क्या मतलब होता है, हमें उसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन का पता होना बहुत जरूरी है, तब एक वैन है, ठीक है सर, एक बिल्डिंग है, ठीक है सर, 5 मशीनें हैं, बहुत बढ़िया, जो हम बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें नहीं पता सर वैन की कीमत का, ओके, हमें कुछ नहीं पता इसका इसका, मतलब ये तो पता है कि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, मॉनेटरी, ये सब चीजें वैल्यू मनी में करती हैं, लेकिन इनकी मॉनेटरी वैल्यूएशन आना ना पड़े कि यार इसकी 500 एंट्रियों को जरा चेक करके बताओ, बोलो ऐसा हो सकता है क्या भाई, 2-3 घंटे लग जाएंगे, है कि नहीं, और इतने में उसका विचार बदल जाए मेरे पैसे देने का, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, मुझे तो एक क्लिक पे पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते बच्चों, लेजर। लेजर मींस व्हाट, क्लासिफिकेशन, ओके। तो इसका मतलब अकाउंट्स के अंदर क्लासिफाई करना भी चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है। राम की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर, श्याम की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर, मोहन की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर, जितने भी लोग हैं सबकी ट्रांजैक्शन एक एक जगह पर करना चाहिए, और फिर उनकी बना देनी चाहिए समरी। सर समरी क्यों बनाते हो, क्योंकि किसी किसी लेजर के बैलेंसेस क्या निकल के आते हैं, डेबिट, किसी किसी लेजर के बैलेंसेस क्या निकल के आते हैं बेटा, क्रेडिट, ठीक है जी। आप मुझे बता सकते हो, नॉलेज आपकी चेक करूं तो, एसेट्स के बैलेंसेस क्या मिलेंगे, डेबिट। लाइबिलिटी कोई है जैसे कि क्रेडिटर, तो बैलेंस क्या मिलेंगे, क्रेडिट सर। एक्सपेंस अगर कोई है जैसे कि सैलरी पेड, तो बैलेंस क्या मिलेगा, डेबिट। रेवेन्यू कोई है जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो बैलेंस क्या मिलेगा, क्रेडिट। अगर प्रोपराइटर की खुद की कैपिटल है कि जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे, तो बैलेंस क्या मिलेगा, क्रेडिट। अरे बढ़ने पर एक सिंपल सा रूल मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी अकाउंट के बढ़ने पर, जैसे कि एसेट के बढ़ने पर एसेट की जाती है डेबिट, तो एसेट का बैलेंस भी क्या मिलेगा, डेबिट। यानी कि बढ़ने पर जो भी वो लेजर डिस्प्ले करता है अपने आप को, वही उसका होता है बैलेंस। बोलो समझ में आ रहा है? तो हम बनाते हैं एक ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हम सभी चीजों की एक समरी बना देते हैं, और समरी बना करके फिर हम इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स के बारे में, और उस रिजल्ट्स को फिर हम कम्युनिकेट कर देते हैं हायर अथॉरिटीज को। सो दीज ऑल आर द मेन, यू कैन से द फंक्शंस, है ना, द फंक्शंस ही कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, कि अकाउंट्स के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब बातें हमने इसमें पढ़ ली। बोलो डन। अब बात आती है बच्चों एक छोटी सी थ्योरी, जिसके थ्योरी की, एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों ये नाम याद कर लेना, ठीक है जी, अंडरलाइन कर लो, लुक्का पेसिलियो याद कर लेना, ठीक है जी। फ्रांसिस्कन फ्रेरर, मतलब व्यापारी, मर्चेंट, कुछ भी कह लो, फ्रांसिस्कन, फ्रांसीसी, ठीक है जी। इन्होंने अपनी एक बुक में
अकाउंटेंसी को शुरू किया, डबल एंट्री सिस्टम इन्होंने बनाया, यानी कि इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग की शुरुआत करी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है जी। और दो वर्ड डेबिटो एंड क्रेडिटो, जिनको आज हम किस नाम से जानते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। देखो हम अकाउंट्स में कहीं भी पहुंच जाए यार, दो ही तो शब्द हैं, एक शब्द कौन सा बोलो, डेबिट, दूसरा शब्द कौन सा है, क्रेडिट। जैसे हमने इंग्लिश भाषा जब हम करते हैं तो बच्चों को सबसे पहले तुमको मुझको सबसे पहले क्या सिखाया होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे जेड तक ले गए हमें, है ना। ये सारे अल्फाबेट से वर्ड बनाए हमने, फिर वर्ड से सेंटेंस बनाए, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाए, पैराग्राफ से पूरा पेज भर दिया हमने, सारे काम चले, ठीक है जी। तो बच्चों ऐसे ही अकाउंट्स में दो ही शब्द से इंट्रोडक्शन हुआ, एक ये जो वर्ड है डेबिटो और दूसरा क्रेडिटो। डेबिटो और क्रेडिटो को फिर धीरे धीरे हमने किस वर्ड्स में ढाल दिया, डेबिट एंड क्रेडिट। और आज भी हम जो भी अकाउंटेंसी पढ़ते हैं बेटा, दो ही चीजों में बेस्ड होती है, एक वर्ड होता है डेबिट और दूसरा वर्ड क्या होता है, क्रेडिट। हम डेबिट क्रेडिट से जर्नल बनाते हैं, जर्नल से फिर हम लेजर बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बना देते हैं, ट्रायल से फिर हम लोग फाइनल अकाउंट बना देते हैं, और सब कुछ चलता रहता है। तो इसका मतलब एवोल्यूशन जो है बच्चों वो यहां से हुआ। कर लोगे तो आपको ये जो जितनी बातें मैंने बोली है यहां से पता होना चाहिए। बाकी एक ओवरव्यू एक लेनी हो ले लेना, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग ना के बराबर ही है। चलो ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटेंसी के, जोन सी बातें बेटा मैं इंपॉर्टेंट तौर पे बता रहा हूं, उसमें से पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। जैसे कि आजकल प्रिंसिपल्स पे पिछले मैं देख रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चंस आए हुए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, जो कि यूनिट नंबर आपकी 2 है, उस पर बात करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स जी, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्या आप लोग बिना पढ़े भी कुछ बता सकते हैं? अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव, अकाउंट्स को क्यों बनाया जाता है, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी? इतनी बातें तो मैंने भी बता दी तुम्हें, कुछ फाइनेंशियल हमें पता लग जाता है चीजों के बारे में, और रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, है ना, एरर्स भी पता लग जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग अकाउंट्स ना बनाएं, बाय चांस हम कहते हैं नहीं यार अकाउंट्स नहीं बनाने, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने किसी के साथ करी, मैंने किसी को माल बेचा, किसी से माल खरीदा, तो कितनी ट्रांजैक्शन करी है ना, खर्चे करे बहुत सारे, इन सबको मुझे कहां दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा कि आज की तारीख, ठीक है 12/8 को हमने पता नहीं कितने खर्चे करे, ठीक है जी। और हम कहें कि जी कुछ इनकम समय आई, वो भी माइंड में रखनी पड़ेगी, है ना। कुछ हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, राइट, कुछ बिजनेसमैन, बीइंग ए बिजनेसमैन, हमने बिजनेस में कैपिटल लगाया, कभी कैपिटल निकाला, पता नहीं कितने ही काम करे होंगे बिजनेस के अंदर हमने इस तरह से। तो बच्चे इन सभी ट्रांजैक्शन को फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, अगर अकाउंट्स नहीं तो क्या? याद करो यार, क्या हमारा जो दिमाग है वो इतनी सारी चीजें डे बेसिस पे याद कर सकता है? अरे नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। आप आज की ट्रांजैक्शन को आज माइंड में रख लोगे, कल भी रख लोगे, चलो पैसे हैं, बंदे का दिमाग काम करता है, पैसे हैं भाई, पैसों का आना जाना है, ध्यान रखिएगा। बड़ी ट्रांजैक्शन और ध्यान में रहेगी, किसी को लाख रुपए की पेमेंट करे बिल्कुल याद रहेगी, हफ्ता 10 दिन 20 दिन याद रहेगी, किसी ने हमें करे वो भी याद। लेकिन यार 1 साल तक याद रख सकते हो? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की सारी ट्रांजैक्शन डेट वाइज क्या हमारे दिमाग में स्टोर हो सकती हैं? नेवर, ठीक है ना। तो बच्चों कुछ तो रिकॉर्डिंग कर लेना, कुछ तो अकाउंट्स मेंटेन कर लें। तो अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, रिप्लेस द मेमोरी, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये मैंने नहीं लिखा, चलो इन बातों से ही क्लियर हो जाएगा। ये फंक्शन में हो गया या तो चलो कोई बात नहीं, ये बात भी ठीक है ना, रिप्लेस द मेमोरी। तो ये रिप्लेस द मेमोरी मतलब मेमोरी की रिप्लेसमेंट है भाई। अगर मैं नई मेमोरी में स्टोर कर रहा तो कोई बात नहीं, तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना लो। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि मेमोरी में आपको इन चीजों को अपनी ह्यूमन मेमोरी में आपको फीड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने कंप्यूटर की मेमोरी में आपने इसको फीड कर दिया है, और कंप्यूटर गलत नहीं होगा, उसकी मेमोरी में रहेगी बात। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस कहां से कैलकुलेट होता है बेटा? या तो आपने बनाया कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट पता लगता है? ग्रॉस। फिर आप क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट पता लगता है बेटा? है जी, नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है तो हमें एक और अकाउंट बनाना सिखाया गया है, बताओ कौन सा अकाउंट? डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए अकाउंट का नाम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपके नेट प्रॉफिट को कौन से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है? डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बोलो भाई डन है। तो इसका मतलब प्रॉफिट भी बहुत सारे तरह के होते हैं, सारे प्रॉफिट हम लोग अकाउंटेंसी में निकालते हैं।
अच्छा, अकाउंट्स ये जो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो क्या, कितने की हमारी क्या है एक पर्टिकुलर टाइम पर एसेट्स, और कितने की है एक पर्टिकुलर टाइम पर लाइबिलिटीज, और एसेट्स और लाइबिलिटीज को इवैल्यूएट करने के लिए जो चीज बनाई जाती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, क्या नाम है उसका, बैलेंस शीट। बिल्कुल सही। अकाउंट्स हैं जो हमें ईयर टू ईयर प्रोग्रेस बताते हैं। अरे पिछले साल हम कहां स्टैंड करते थे, इस साल हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, हम ग्रो करें या नीचे आए, समझ रहे हो। तो ईयर ऑन ईयर ये चीज बताता है। किसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया, पता लग जाएगा। हमारे ट्रायल बैलेंस की दो साइडें शायद टैली ना हो, अगर कोई फ्रॉड या कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई एरर देखने को मिले, स्पेशली वन साइडेड एरर। हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा पढ़ लिया, हमें पता है वन साइड एरर क्या होते हैं। तो ऐसा कुछ भी अकाउंट्स ही बताएगा यार, कुछ ऐसा होगा तो। और जितनी भी वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, हमारे अलावा हमारे बिजनेस में बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। यस और नो? यस, हम तो हैं ही इंटरेस्टेड पार्टीज हमारे बिजनेस के लिए। बताओ क्यों, हम क्यों हैं हमारे बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड पार्टी? बिजनेस हमारा है यार, प्रॉफिट लॉस हमारा है, कुछ कमाएंगे तो हमारा ही है, कुछ गवाएंगे तो भी हमारा है। हम तो हैं ही हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टी। लेकिन हमारे अलावा हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं वो सब लोग जिन्होंने हमारे अलावा हमारे बिजनेस में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टर, हमारे इन्वेस्टर। बोलो है इंटरेस्टेड पार्टी? हाँ सर बिल्कुल है, सही है। इसके अलावा जिनसे हमने लोन ले रखा है, बैंक, अरे वो क्यों है इंटरेस्टेड पार्टी, बताओ। हाँ, आज हमारा बिजनेस बर्बाद हुआ तो बैंक का लोन भी बर्बाद हुआ, हम रिपे नहीं कर पाएंगे, तो बैंक इंटरेस्टेड पार्टी है एनुअल बेसिस पे हमारे अकाउंटेंसी को चेक करने के लिए। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, टैक्स अथॉरिटीज इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, समझ रहे हो। हमारे कस्टमर्स इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, हमारे एम्प्लॉइज इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे एम्प्लॉइज, भाई उनसे तो उनको तो सैलरी चाहिए। अगर हमारा बिजनेस ग्रोइंग ट्रेंड पे होगा तो उनकी सैलरी सुरक्षित है, उनका बोनस सुरक्षित है, उनका फ्यूचर सुरक्षित है। और अगर हमारा ही बिजनेस सही नहीं चल रहा तो भाई उनका बिजनेस, उनका जो फ्यूचर है वो सुरक्षित नहीं है, और वो हमारी जो कंपनी है या फर्म है उसको छोड़ के कहीं और जाने का सोचेंगे डेफिनेटली। तो हमारे अकाउंट्स जो हैं ये इतनी सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिनके लिए जरूरी है। ठीक है जी, तो ये हो गई बात। तो अब चलते हैं, ये वाला पॉइंट आगे भी आना चाहिए। हाँ ये आया, लो जी आओ, ये पहले ये वाला पॉइंट कर लेते हैं, फिर बैक लेंगे। टू हुम अकाउंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं वापस जो पॉइंट छोड़े उन पर चलूंगा। हाँ जी, कितने यूजर्स होते हैं बेटा अकाउंट्स में? सबसे पहला यूजर कौन होता है? इंटरनल तरह के यूजर। इंटरनल तरह के यूजर सर कौन से वाले? इंटरनल वो यूजर्स बेटे जो बिजनेस में इंटरनली इंटरेस्टेड हैं, यानी कि बिजनेस से इंटरनल कनेक्टेड लोग। ठीक है, बताओ जी कौन हो गया? हमारे बिजनेस की खुद की क्या, मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट को रोजमर्रा में पता नहीं कितने ही लेने होते हैं डिसीजंस। बोलो सही है। और डिसीजन लेने के लिए उनकी हेल्प कौन करेगा? अकाउंटिंग बुक्स। तो हमारी अकाउंट्स की बुक्स हमारी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। सेल करें ना करें, कितने वैल्यू पे सेल करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मेरे बिजनेस में प्रोडक्ट की कॉस्ट पता ही नहीं है तो क्या हम अपने बिजनेस में सेल प्राइस को आराम से निकाल सकते हैं? जवाब है नहीं। पता है क्यों नहीं बेटा? जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता तब तक आप देखो, आपको ये तो पता है कि डिजायर्ड मार्जिन क्या रखना है। भाई मेरे को ये पता है यार, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं यार, 25% देखो मेरा कमाना बनता है। किस पे? 25% कॉस्ट पे, मान लो। अरे यार कॉस्ट पे 25% कमाना बनता है, पहले कॉस्ट तो पता लगी। तो मुझे पता लगी मेरे बिजनेस की कॉस्ट है 100 रुपए, और कितना कमाना बनता है भाई? 25% का मार्जिन रखना बनता है, मान लो। तो बेटा मेरे को मेरे प्रोडक्ट का सेल प्राइस कितना पता चल गया, फिर इसका मतलब 125 तो कम से कम रखना ही है। आप बेच दो 130 में, 135 में, वो जो आपको ठीक लगे, लेकिन 25% आपको लगता है कि ये कमाना बनता है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए अकाउंट्स के पास आना ही पड़ेगा, जैसे कि कॉस्ट कितनी है या एक्सपेंस कितने हैं, एंड इन ऑल इस तरह की बहुत सारी और इंफॉर्मेशन होती हैं जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए चाहिए। बोलो सही है। एक ऑनर को भी अकाउंट के पास आना पड़ेगा। ऑनर बिजनेस का मालिक, उसको तो प्रॉफिट में पूरा इंटरेस्ट है, बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा नहीं कमाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, वो भी इंटरेस्टेड पार्टी है। और इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी है भाई? एम्प्लॉय। बोलो ठीक है। ये तीन ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड भी हैं और इंटरनल भी हैं, यानी कि इंटरनली इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। कौन कौन सी बताओ बच्चों? सबसे पहले कौन सी हो गई?
मैनेजमेंट, वेरी गुड। दूसरी कौन सी बताई मैंने? है जी, ऑनर, ठीक है। तीसरी कौन सी बताई? एम्प्लॉइज। ये 3 इंटरेस्टेड इंटरनल पार्टीज है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल भी तो है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। हमारे अलावा हमारे बिजनेस में जिसने पैसा लगाया, कौन? हमारे बिजनेस के कौन? लेनदार। अगर हमारा बिजनेस डूबा, उनके पैसे डूबेंगे, क्रेडिटर। जिन्होंने हमें लोन दे रखा है, कौन? हमारे लेंडर्स। अगर हमारा बिजनेस डूबा, उनके पैसे डूबेंगे। लेंडर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड पार्टी। एक्सटर्नल और इंटरनल? एक्सटर्नल। गवर्नमेंट, यस, सरकार। सरकार बहुत इंटरेस्टेड पार्टी है भाई, बहुत सारे टैक्सेस लगाती है सरकार हमारे बिजनेस के ऊपर। अगर हमारा बिजनेस डूबा तो सरकार के टैक्सेस भी। और दूसरी बात, अगर हम टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं तो सरकार का एक इन्वेस्टिगेशन बनता है, अरे देखें तो सही भाई, इनके बिजनेस में क्या पता कमा रहे हो, टैक्स ना दे रहे हो, चेक करना बनता है ना। तो इसका मतलब गवर्नमेंट और एक इंटरेस्टेड पार्टी है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस को चेक करने के लिए। रेगुलरली बेसिस पे वो हमारे बिजनेस को चेक करते रहते हैं। कस्टमर एक्सटर्नल है बट इंटरेस्टेड पार्टी है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड पार्टी तो कस्टमर ही है। कस्टमर भाई जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाला है, खरीद रहा है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर हमारा बिजनेस ग्रोइंग ट्रेंड पे होगा तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट भी अच्छा बेच रहे होंगे, तो कस्टमर का बहुत जल्दी हमारे ऊपर फेथ क्रिएट हो जाता है। अरे ग्रोइंग कंपनी है, इस ग्रोइंग क्यों हो रही होगी ग्रोइंग, बताओ, क्योंकि इसका प्रोडक्ट में दम होगा। तो कस्टमर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड पार्टी। रिसर्चर जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं, ये भी हमारे अलावा हमारे बिजनेस के अंदर एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी है। बोलो डन, ठीक हो गया। तो ये टॉपिक पहले इसलिए पढ़ा दिया ताकि बात लिंक में लिंक जुड़ता रहे। तो टू हुम अकाउंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स किन किन लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो पता होना चाहिए। 2 यूजर्स हैं, एक इंटरनल है और दूसरे कौन से बेटा? एक्सटर्नल है। कर लोगे? चलिए वापस बैक चलते हैं, 1-2 पॉइंट्स रह गए थे, उनको भी ले लेते हैं। लो जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया वो है फंक्शन। देखो बेटा, कुछ नई बात नहीं है इसके अंदर, वही जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए लगभग वैसे। पहला क्या पॉइंट हमें क्लियर है? मेंटेनिंग द कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। हाँ सब सही। क्या ये अकाउंट्स का फंक्शन ही नहीं है कि जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको जो कुछ भी कम्युनिकेट करना है वो कौन कम्युनिकेट कर देता भाई? अकाउंट्स कम्युनिकेट कर देता। तो अकाउंट्स का दूसरा फंक्शन क्या है? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। इज इट डन? हाँ जी, क्लियर है। तीसरा, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हाँ सही है यार, ये भी ठीक है। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड, मतलब कैश कितना है, बैंक बैलेंस, ये पूरी एसेट साइड अच्छे से मेंटेन करने का काम कौन करता है भाई? अकाउंट्स ही है जो प्रॉपर एसेट साइड और लाइबिलिटीज को भी इनफैक्ट मेंटेन करने का काम करता है। किसको मैनेज करता है? मैनेजमेंट को असिस्ट करता है डिसीजन लेने में कि हमें सेल प्राइस कैसे सेट करना है। अगर मान लीजिए कॉस्ट हद से ज्यादा आ गई है और प्रोडक्ट का प्राइस मिल नहीं रहा है, क्यों सर? क्योंकि कॉस्ट आ गई है बहुत ज्यादा। अब इतनी कॉस्ट है कि उसके अंदर प्रॉफिट अगर जोड़ देंगे तो प्राइस इतना ज्यादा चला जाएगा कि कस्टमर खरीदेगा नहीं। तो इसका मतलब अकाउंट्स है जो मैनेजमेंट को यह भी डिसीजन लेने में हेल्प करता कि देयर इज अ सिचुएशन टू कट द कॉस्ट, है ना, बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट ओवर वैल्यूएशन। आपका कॉस्ट सबसे ज्यादा चला गया है तो कुछ ना कुछ स्टाफ को कम करो या कहीं और कॉस्ट कटिंग करो, ठीक है ना। कहीं आपका रॉ मटेरियल महंगा है, कहीं ना कहीं आप लेबर महंगी उठा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका जो रेंट है वो ज्यादा है, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो कि आपकी कॉस्टिंग क्या आ रही है? ज्यादा, कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है अकाउंट्स वेरियस डिसीजन लेने में, ठीक है जी, प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, डिसीजन मेकिंग करने में अकाउंट्स बहुत मदद करता है। ठीक है जी, क्लियर है। ट्रस्टीशिप वही ओनरशिप हो गया ये तो। और अकाउंट्स ही है जो लीगल मैटर्स में डील करता है ना। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, बोलो सही है। अगर हमारी अकाउंट्स की बुक्स बिल्कुल सही से मैनेज्ड है, बिल्कुल सही से मैनेज्ड है, बहुत अच्छे से मैनेज्ड है अगर हमारी अकाउंट्स की बुक्स, तो इसका क्या फायदा होगा? हम अपनी अकाउंट्स की बुक्स को एज ए लीगल प्रूफ कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लीगल कॉम्प्लायंसेस के साथ हमने अकाउंटेंसी मेंटेन करे, कहीं गड़बड़ नहीं करी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अकाउंटेंसी वो फॉलो करें, तो ठीक है ना। इसका मतलब लीगल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली पूरी हो रही है। बताओ जी, ठीक है ना। उसके बेसिस पे ही हम इनकम टैक्स की रिटर्न और जीएसटी की रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमने अकाउंट्स ही ढंग से मेंटेन ना करे हो
उसमें ही गड़बड़ करके मेंटेन ही नहीं करे, गड़बड़ बहुत दूर की बात है, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे, तो आप कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दोगे? तुक्के से करोगे तो कल को अगर ऑडिट हो गया है ना, आपकी उसकी जो है शीट जो है वो उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो क्या आप बता पाओगे कि कहां से कितना पैसा आपको रिटर्न आया था, इनकम आई थी, कहां कितने एक्सपेंस हो? अरे आपने तो अकाउंट ही नहीं बनाए। तो इसका मतलब जब तक अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हम रिटर्न्स को भी तुक्के से फाइल नहीं कर सकते। जो कुछ है बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको दिखाना पड़ता है, तो लीगल कॉम्प्लायंसेस अपने आप पूरी हो जाती है। चलिए, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? उम्मीद है बच्चों 11th क्लास में आपने इसको बहुत अच्छे से किया होगा। बुक कीपिंग एक स्मॉलर टर्म है, बड़ी टर्म बताओ कौन सी है? अकाउंटिंग। बुक कीपिंग ना बस इतना सा होता है कि पहले तो नेचर जान लो, क्या फाइनेंशियल नेचर है, चलो बन गई बात। हाँ जी, अकाउंट्स के अंदर क्या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डील करते हैं? नहीं। तो सबसे पहले नेचर जान लो कि कौन सी कि किसको हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल। चलो ट्रांजैक्शन समझ में आ गई, फाइनेंशियल है, इसको रिकॉर्ड करना है। अब अभी मैंने आपको बोला था कि कोई ट्रांजैक्शन, कोई बात फाइनेंशियल हो, सिर्फ इतना जानकारी प्राप्त करने से आप उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको उसका मनी मेजरमेंट पता होना चाहिए, यानी कि उसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन भी पता होना चाहिए। मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे बिजनेस में एक वैन है, बताओ मॉनेटरी है ना? हाँ सर, लेकिन मेरे को उसके पैसे नहीं पता, कोई बिल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं कितनी वैल्यू है, अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूं, मॉनेटरी वैल्यूएशन का कहीं से कहीं तक अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूं बेटा। तो क्या मैं इसको उठा करके बिजनेस के अंदर शो कर दूं? तो बेटा कर दोगे तो गलत है। आपको इसको एसेट दिखाना है, समझ रहे हो? बैलेंस शीट में एसेट दिखाना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एक वैल्यू, यानी कि आपने उसको फाइनेंशियल देखा है, ठीक है, उसको मनी में टर्म में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना पड़ता है? क्लासिफाई करना पड़ता है। किस में क्लासिफाई करना पड़ता है? लेजर के अंदर। बताओ सही है? सिर्फ लेजर तक की मेंटेनेंस को ही क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। सिर्फ लेजर तक की मेंटेनेंस को ही बेटा क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। सर वो कैसे? बेटा वो ऐसे, सुनो मेरी बात ध्यान से, वो ऐसे, आपके घर के बगल की दुकान, कोई किराना स्टोर, छोटा सा किराना स्टोर, ठीक है जी, या कोई भी छोटी सी क्रॉकरी शॉप, कोई भी छोटी सी कपड़े की दुकान, आपको लगता है कि वो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं? नहीं। क्या आपको लगता है, राशन की दुकान को इमेजिन करो, क्या आपको लगता है कि आप उससे राशन खरीदते हो उधारा? मान लो, उधारा से मेरा मतलब है, क्रेडिट में मतलब ये है कि रोज रोज कहां 5, 10, 20 रुपए का रोज ट्रांजैक्शन करेंगे, चलो ठीक है, मंथली हिसाब करेंगे, राइट, इसलिए आप क्रेडिट पे लेते हो। आपने 1 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल तक 30 दिन आपने उससे उधारा सामान खरीदा। अब आप कहते हो 1 मई को उसको कि भैया हमने आपको कितने पैसे देने बता दो जरा, ताकि हम महीने का हिसाब खत्म कर लें। तो बेटा आपको क्या लगता है, वो 2, 2.5, 3 घंटे लगाएगा इस बात को चेक करने में कि आपसे उसने कितने पैसे लेने हैं? नहीं, इंस्टेंटली बता देगा वो। सर क्या उसने अकाउंट्स बनाए हैं आपके? बेटा अकाउंट्स बनाए हैं, लेकिन ऐसे अकाउंट्स बनाए हैं कि एक्चुअल में अकाउंटिंग तो नहीं है, पर उसने क्या किया है आपके साथ, आपके मतलब डिफरेंट जो आपका जो पूरा पड़ोस है, आस पड़ोस है, जो भी उसके खरीदार हैं, उसने सबकी बुक कीपिंग करी है। बुक कीपिंग बोले तो उसने सबका लेजर मेंटेन कर रखा है, ठीक है ना, मकान नंबरों के हिसाब से। जैसे मान लीजिए, मान लो 1725, 1726, ऐसे करते करते 1805, ये सब मकान नंबर है। उसके जितने लोग उधारा सामान खरीद के जाते हैं ना, हर एक हाउस नंबर का उसने क्या बना रखा है? एक लेजर। और उस लेजर पे, लेजर उसको भी नहीं पता लग रहा क्या बनाया उसने, कच्चा लेजर बना रखा, कच्चा, सिर्फ डेट वाइज कि इस डेट को इतना सामान गया, इस डेट को इतना सामान गया। एक्चुअली पैसे तो आए नहीं, तो उसने ये बना रखा है कि पिछले 30 दिनों में कितना सामान गया, और 1 मई को वो आपको टोटल करके बता देगा, सर आपके 3175 रुपए पेंडिंग है। और मान लीजिए आपके वो है, तो आपने वो पे कर दिए, तो वो आपके लेजर पे क्या मार देगा? काटा।
बस इतना ही। ये क्या मेंटेन कर रहा है बेटा? वो बुक कीपिंग। लेकिन जब आप अकाउंटिंग बोलते हैं ना, अकाउंटिंग इज अ बिगर टर्म। अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन भी आ गया, एनालाइज भी आ गया, इंटरप्रिटेशन भी आ गया, रिजल्ट का भी, और कम्युनिकेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी कि अकाउंटिंग जो है वो ये है, इतना ही खत्म नहीं होता लेजर बना दिए। अरे लेजर बनाने के बाद आपको क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है जी, आपको समरी बनानी है, आपको हायर अथॉरिटीज को बताना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, इंटरेस्टेड पार्टीज को सब कुछ बताना है कि क्या कुछ है। तो अकाउंटिंग इज अ बिगर टर्म एंड बुक कीपिंग इज अ स्मॉलर टर्म। समझ में आ रहा है? अब बुक कीपिंग तो मुझे बताओ, वो जो किराने की दुकान वाला है या पान की दुकान वाला है या कोई भी है, वो कितना पढ़ा लिखा हो सकता है? 8th पास हो सकता है शायद, हो सकता है 10th पास भी हो, ग्रेजुएट भी हो सकता है, देखो हो तो सब कुछ ही सकता है। नहीं, छोटी दुकान नहीं खुलेगा यार, इतना नहीं होगा, है ना, कि सीए हो। अच्छा चलो, वो तो उसने क्या किया कि भाई अपनी डिग्री से अपनी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करने की भी कोशिश करी है। हाँ, मैंने भी सुना एक दो। तो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होगी तो अपने आप ही वो, अभी जो तू बता रहा था कि फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे एंड इन ऑल, तो वो तो उस तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है यार, है ना, कुछ अच्छा ही काम करेगा बंदा पढ़ लिख के। तो मैं ऐसा मान के चलो 8वीं 10वीं ग्रेजुएशन तक हो गया एक बंदा, है ना, तो अगर वो है तो बेटा वो बुक कीपिंग तो कर लेगा, ठीक है ना, लेकिन उसको अकाउंटिंग का नहीं पता। इसका मतलब क्या? और अकाउंटेंट कोई रखा भी नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अकाउंटेंट कैसे हायर कर लेगा? छोटी सी किराने की दुकान है उसकी बेचारे की, 25-30 हजार रुपए अकाउंटेंट मांग लेगा, 20 हजार अकाउंटेंट मांग लेगा, कैसे दे देगा उसको? उसका अपना प्रॉफिट ही बहुत कम आ रहा है ना। तो अकाउंटेंट को मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो सिर्फ किससे काम चला रहा है भाई? बुक कीपिंग से। क्या नहीं कर रहा वो? अकाउंटिंग नहीं कर रहा। बोलो डन। तो क्या हमें बाकी बातें तो ऑलरेडी क्लियर है? प्राइमरी स्टेज है, कौन सी स्टेज है? सेकेंडरी। ये सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लेकिन ये इसमें क्या आ गया बेटा? रिजल्ट भी निकालना है और कम्युनिकेट भी करना है ना, ब्रॉडर टर्म होगा ना। इसमें सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसमें क्या करना है? रिजल्ट भी निकालना है और उसको कम्युनिकेट भी करना है। होगी बिगर टर्म। ये तो एक छोटा सा प्रोसेस है और कोई एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन भाई ये वाला काम करने के लिए, कौन से वाला? अकाउंटिंग करने के लिए आपको अकाउंटिंग स्किल का होना जरूरी है, अकाउंट्स के ज्ञाता होना जरूरी है, एटलीस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट अब होना जरूरी है। क्योंकि जब आप ये वाला काम कर रहे हो तो ये वाला काम आप ऐसे ही नहीं कर सकते, ये वाला काम ऐसे ही कर सकते। बुक कीपिंग तो कुछ नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग जब आप कर रहे हो तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बोलो सही है? ये तो जूनियर भी कर लेगा, ये सीनियर करेगा, ये लिमिटेड है, ये हायर है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बातें, बाकी सारी। मेन था बच्चों, आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग जो है वो बिगर टर्म है, ठीक है जी। पढ़ा लिखा बंदा जो है अकाउंटिंग कर सकता है और बुक कीपिंग कोई भी इंसान रूटीन में कर सकता है। कर लोगे बच्चों? ठीक है, हाँ, रफली बेटा, चाहे वो बड़ा स्टोर भी है, लेकिन हाँ उन्होंने एक बुक कीपर रखा भी हुआ है, हाँ अकाउंटेंट रखा हुआ, बिल्कुल, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन थोड़ी ज्यादा हो गई। ज्यादा कैसे हो गई? अब इतना बड़ा स्टोर है, पता नहीं कितनी तरह की इनपुट्स हैं, तो स्टॉक भी मेंटेन करना है। तो अगर वो स्टॉक मेंटेन नहीं करें, कल को चोरी हो जाए तो ये नहीं पता लगेगा कि आइटम कहां चली गई। तो इसलिए उनको स्टोर लेजर भी मेंटेन करना है, उनको सेल भी देखनी है, उनको परचेज भी देखनी है। यस, उनको इतना बड़ा जो तुमने बोला श्री मार्ट जैसा, तो यस वो तो मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज छोटी मोटी दुकानदार नहीं, वो मेंटेन नहीं करते। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल 100% आ सकता है। इसको आपको अच्छे से करना है। लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं साथ साथ बताते चला जाऊंगा आपको। उतनी ही चीजों को अगर आप अच्छी तरह कर लें, जैसा कि अभी आपने बोला था, ये प्रथम ने बोला सर इतना सारा कैसे लर्न, अरे इतना लर्न ही नहीं करना, इतना लर्न करना नहीं है। जो मैं बोलूंगा ना इंपॉर्टेंट, बस वो इसी में से आ जाएगा काम, ठीक है जी। ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। लिमिटेशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंट्स में बहुत कुछ ऐसा है बेटा, बहुत कुछ ऐसा है जो पर्सनल जजमेंट बेस्ड है। सर क्या होता है पर्सनल जजमेंट? मैंने कुछ सोचा, अजम्पशन, तो मैंने मेरे हिसाब से अकाउंट्स बना दिए। तुमने कुछ सोचा, अजम्पशन, तो तुमने तुम्हारे हिसाब से अकाउंट्स बना दिए। बात समझ रहे हो? तो हर बंदे की एजम्पशन अपनी अपनी है, तो हर बंदे के अकाउंट्स बनाने का तरीका तो देखो सेम होता है, लेकिन जो आउटपुट है, फाइनल रिजल्ट्स है, वो कुछ अलग अलग आ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो सुनो,
मान लो मैं बोलता हूं कि एक ना एसेट है, एक एसेट है, एसेट है मशीन, और मशीन में ना उस मशीन की वैल्यू है बेटा 5 लाख रुपए की, मैंने उस मशीन को खरीदा, बोलो ठीक। तो ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की कितनी हो गई? 5 लाख रुपए। आपको अगर डेप्रिसिएशन निकालना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वैल्यू में से पहले हम क्या माइनस करते हैं? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू माना मैंने ऐसा, ये मशीन 4 साल चलेगी और 4 साल के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि ये मशीन 1 लाख की बिक जाएगी, तो बेटा 1 लाख रुपया मेरी आ गई कौन सी वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू। आप लोगों को याद है कि इसको क्या बोलते हैं? 4 लाख को है जी कौन सी वैल्यू? रेजिडुअल वैल्यू? नहीं जी नहीं, रेजिडुअल वैल्यू तो बेटा यही होती है, स्क्रैप वैल्यू ना, बिल्कुल भी नहीं। और इस स्टेज पे आपके दिमाग में एकदम से आंसर आना चाहिए, वैसे से बताऊं, डेप्रिशिएबल अमाउंट तो बोलते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट, समझ रहे हो? ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 5 लाख। 1 लाख क्या है? स्क्रैप, रेजिडुअल, यानी बची हुई वैल्यू आफ्टर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, दैट इज द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। मैंने कितना एज्यूम किया? 4 साल। तो ये 4 लाख क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट, समझ रहे हो? डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर मैं 4 साल की लाइफ से डिवाइड कर दूंगा तो बेटा जी ये 1 लाख क्या? बताओ मुझे, फटाफट बताओ। ये डेप्रिसिएशन है फॉर द फर्स्ट ईयर, यही मैंने क्या बोल दिया फॉर द सेकेंड ईयर, यही मैंने क्या बोल दिया फॉर द थर्ड ईयर, यही मैंने क्या बोल दिया फॉर द फोर्थ ईयर। बोलो, समझ रहे हो? बोल दिया 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? लाख 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 लाख, 4 साल का, डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो मेरी अजम्पशन है ना कि उस मशीन की लाइफ कितने साल है? 4 साल। बोलो, और 4 साल बाद वो मशीन कितने की बिकेगी? 1 लाख। सब क्या है मेरी, बताओ, पर्सनल अजम्पशन है। लेकिन बच्चों, तुम में से कोई बच्चा कह दे अरे सर नहीं, क्या बात कर रहे हो, ये मशीन का तो जो स्क्रैप है ना वो आएगा 50,000 रुपए। पहली बात। दूसरा, आप सोचते हो मशीन 4 साल चलेगी? सर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, ये मशीन तो चलने वाली है 3 साल। मान लो ये आप में से मुझे कोई बताता है कि सर हमने ये बिजनेस करके देखा है, ये मशीनें तो हमने बहुत खरीदी हैं, पापा के टाइम के, दादा के टाइम की मशीनें हैं सर, ये तो सर हमने बहुत खरीदी हैं। तो सर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि 5 लाख की मशीन खरीदते हैं ना, 50 की बिकती है तो 3-4 साल के, और 3 साल के बाद, है ना, और इसकी लाइफ जो आप 4 साल सोचते हो कितनी लगती है? 3। अब बताओ बेटा आपके हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 1.5 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर, डन है। 1.5 लाख फॉर द सेकेंड ईयर एंड 1.5 लाख फॉर द थर्ड ईयर। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। आपके हिसाब से 1.5 लाख आ रहा है, बोलो मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था? 1 लाख। अब जब मैं अपना P&L अकाउंट बनाऊंगा, आप एक चीज समझो, जब मैं अपना P&L अकाउंट बनाऊंगा तो मैं तो सोच रहा था टू डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना दिखाऊं? 1 लाख। तुम कहते हो सर नहीं, कितना दिखाओ? 1.5 लाख। यानी कि तुम्हारे हिसाब से चलूं तो प्रॉफिट कम आएगा या ज्यादा? कम, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से खर्चा ज्यादा है। मेरे हिसाब से चलूं तो मैंने खर्चा कितना कम कर दिखा रखा है? एनुअल खर्चा 1 लाख, तो प्रॉफिट क्या आएगा? 50,000 रुपए से मेरे हिसाब से ज्यादा। तो बेटा जी देखो एक बात कितनी कमाल की है, तुम्हारी थॉट, तुम्हारी अजम्पशन, मेरी थॉट यानी मेरी अजम्पशन से ही प्रॉफिट चेंज हो रहा है। बताओ, तो अकाउंट्स की सबसे पहली तो लिमिटेशन ही यही हो गई बेटा कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। बताओ बच्चों, बात आपको मेरी समझ आ रही है कि नहीं? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। और सर एक बात और सुनो, ये तो खाली एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं, ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे को डाउटफुल डेट्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना चाहिए, आप कहते हो सर बनाना चाहिए 8%। लो सर, इसी से भी प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। बोलो सही है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की सोच अलग अलग हो सकती है। तुम्हारे हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कुछ और होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कुछ और होना चाहिए। उससे भी हमारे प्रॉफिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? उससे भी चेंज हो जाएगी। बोलो सही है। तो इसका मतलब अकाउंट्स में बहुत सारी तरह की पर्सनल जजमेंट्स हैं जो मैटर करती हैं। इज इट ओके बच्चों? दूसरा,
अकाउंट्स वो है जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है। क्या आप लोगों को इस बात को पढ़ के कोई कॉन्सेप्ट कोई कन्वेंशन याद आ रही है बेटे? अभी मैंने हालांकि वो यूनिट उठाई नहीं है, सोचो कोई कॉन्सेप्ट याद, कोई कन्वेंशन याद आ रहा हो? ड्यूअल और गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कंसेप्ट है जी, और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है ना, ठीक है ना, कितने सारे प्रिंसिपल है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो और भी मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, तो ये पढ़ेंगे भी हम सारे के सारे। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हर चीज में होते हैं, अकाउंट्स में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को फॉलो ना करें तो बेटा अकाउंट्स को बनाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा और सही नहीं रहेगा। लीगल कॉम्प्लायंसेस इसका मतलब हम पूरे नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गई दूसरी लिमिटेशन कि अकाउंट्स को हम अपने फ्री माइंड से बना ही नहीं सकते हैं। अकाउंट्स को बनाने के लिए बेटा जी आपको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना ही होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू गॉट माई पॉइंट? अकाउंट्स को हम अपने हिसाब से नहीं बना सकते हैं। अकाउंट्स को बनाने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही होगा। ओके, अकाउंट्स हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। क्या बात कर रहे हो सर? आपने तो बोला था अकाउंट्स कमाल की चीज है, हमें बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। बेटा एक मेरी छोटी सी बात सुनो, फिर बात करते हैं अगली, फिर तुम खुद बोलोगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। बेटा मेरी एक बात सुनो, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मैंने उस बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है जी, 5 लाख रुपए डाल दिए। मैंने इस साल कुछ एक्सपेंस करे, कुछ एक्सपेंस करे मतलब कॉस्ट आई, कुछ रेवेन्यूज आए, कुछ ये कैपिटल लगी हुई है। क्या आपको लगता है एट द एंड ऑफ द ईयर आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट दैट आई अर्न्ड इन दिस पर्टिकुलर ईयर? एक्चुअल प्रॉफिट? नो, नेवर. Because a lot of things that you have entered into the accountancy, it is based on your personal judgment. जैसे कि बोला हमने, provision for doubtful debts, ठीक है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप अकाउंट्स में शो ही नहीं कर रहे हो इस साल की, है ना। एक्रूअल बेस पे अकाउंटेंसी बनती है, पता नहीं पैसे आएंगे भी कि नहीं आएंगे, है ना, पता नहीं जो आपने सेल्स करी है वो कन्वर्ट होगा पैसों में, कहीं कुछ बैड हो जाए, कुछ बहुत कुछ है जो एजम्पशन है। तो इसका मतलब आप अपने 5 लाख रुपए की कैपिटल पे कितना कमा चुके हो, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। हाँ, अंदाजा है कि मुझे लगता है कि मैंने 5 लाख पे 1 लाख कमा लिया है, अंदाजा है, राइट। लेकिन बच्चों मैं इस बिजनेस को मान लीजिए 10 साल बाद बंद करता हूं सपोज, और 10 साल बाद मेरी कैपिटल हो चुकी है मान लो 25 लाख रुपए। कैपिटल 25 लाख का मतलब यह है कि पूरा बिजनेस शट डाउन कर दिया, सारी एसेट्स बेच दी, डिसोल्यूशन जिसको बोलते हो, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी, ठीक है जी। तो मेरे को कितने पैसे बच गए घर के अंदर? 25 लाख रुपए। अब मैं बिल्कुल गारंटी से बोल सकता हूं, अरे बिजनेस शुरू कितने पैसों से किया था? 5 लाख। बिजनेस खत्म कितने पैसों पर किया है? 25 लाख। कितना डिफरेंस आ गया दोनों में बताओ? 20 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 20 लाख। कितने साल का प्रॉफिट है? तो अगर ऑन एन एवरेज करूं तो 1 साल में मैंने कितना पैसा बनाया है? 2 लाख रुपए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? इसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस एक बिजनेस का वैसे ही बताया ही नहीं जा सकता। एक्चुअल और प्रॉफिट जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको डेफिनेटली बिजनेस को ही क्या करना पड़ेगा? बंद ही करना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अकाउंटिंग तो सर फिर है ही क्या? एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, एक रफ स्केच है अबाउट द प्रॉफिट और अबाउट द लॉस। इज इट डन? ओके, कंफर्टेबल? चलिए, अकाउंट्स में बहुत कुछ है बेटा जो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड क्या होता है? मतलब हिस्ट्री में क्या हुआ, बहुत सारे प्राइजेस हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे लेते हैं, आज की वैल्यू कंसिडर नहीं करते। हमने एक मशीन खरीदी आज से 5 साल पहले 5 लाख रुपए की, हम उसको आज भी उसी कॉस्ट पे लेकर के चल रहे हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अप टू द डेट लेके चल रहे हैं, जबकि एक्चुअली में प्रैक्टिकल बात क्या होनी चाहिए पता है? उस मशीन को आपको बुक्स में उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाना चाहिए, रियलाइजेबल वैल्यू पे, कि कितने में आप उसको आज बेच सकते हो, ठीक है ना, ऐसी कुछ वैल्यू पे दिखाना चाहिए। जबकि हम उसको ऐसी वैल्यू पे नहीं दिखाते। हम उसको कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं? अकाउंट को बुक्स, उस मशीन को या किसी भी कॉस्ट, किसी भी एसेट को उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग पे, जो कि एक बहुत जबरदस्त लिमिटेशन है। क्यों आप कॉस्ट पे दिखाते हो, बट हम दिखा देते हैं। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। क्या आप लोगों को विंडो ड्रेसिंग पता है बच्चों? पढ़ा है ये शब्द आप लोगों ने?
11th में तो नहीं, 11th में पढ़ा लेकिन 12th में भी पढ़ा आपने ये शब्द। थर्ड बुक में ये वर्ड बड़ा फेमस था, मैनिपुलेट करना, जस्ट टू शो योर बिजनेस फाइनेंशियल पोजिशन इन अ स्ट्रॉन्ग वे, इन अ बेटर वे दैट इट एक्चुअली इज। ठीक है ना, आपके बिजनेस की जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर आप उससे बेटर दिखा रहे हो बिजनेस के अंदर, तो आप बिजनेस को क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर आपने, देखो मेरी बात सुनो, ये वाला इसको लेके चलता हूं, इसको लेके मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मेरा एक बिजनेस है जी, मेरी बिजनेस में ना इस पर्टिकुलर ईयर में 2025 में 2025 में मेरी जो परचेज आ रही है, 2 परचेजेज आ रही है, वो आ रही है मान लीजिए 25 लाख रुपए की। मेरी जो सेल्स आ रही है, वो आ रही है 26 लाख रुपए की, और कुछ मैं नहीं ले रहा, ना कोई ओपनिंग स्टॉक, ना कोई और खर्चे, बस सिंपल सा परचेज और सेल। आपको एक चीज समझानी है बस, ठीक है, और बाकी सब न्यूट्रलाइज कर दो, खत्म कर दो, क्लोजिंग स्टॉक भी अभी छोड़ दो। आप मुझे ये बताओ, मेरे बिजनेस का यहां पर जीपी अगर मेरे को निकालना पड़े टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। बोलो ठीक है। फिर हमने इसको आगे एक्सटेंड किया और मैंने यहां निकाला टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन वो आ रहा है 50,000 रुपए, और खर्चे वर्चे माइनस कर 50,000। अब मैं ये किताबें लेके जाऊं अगर बैंक में, तो बैंक वाले कहेंगे अरे यार क्या बकवास बिजनेस है, कुछ भी नहीं कमा रहा यार, ठीक है, तेरे को लोन कहां से दे दें, बोलो, है ना। बैंक को एक अच्छा बिजनेस देखना है ना, कैपेसिटी वाला बिजनेस जिसमें बैंक सिक्योरिटी फील करे। सिक्योरिटी कहां से दिखेगी, प्रॉफिट से। तो मैंने मेरे एक सप्लायर को बोला जो मुझे माल बेचता है, मैंने उसको बोला भैया एक काम कर यार, इस 25 लाख में ना एक 5 लाख का बिल अभी इस साल मत दे। कितने का बिल इस साल मत दे, 5 लाख का बिल मत दे। तो 25 में से अगर वो 5 का बिल नहीं देगा तो मेरी परचेज कितने की रह जाएगी, 20 की। बोलो भाई, अगर 25 में से 5 का बिल नहीं देगा तो मेरी परचेज कितने की रह जाएगी, 20 की। अगर मेरी 20 की परचेज रह जाएगी, तो आप मुझे बताओ, मैंने मैनिपुलेशन कर दिया। एक लास्ट का बिल था, 31 मार्च का या 28 मार्च का, 29 मार्च का, मतलब एंडिंग वाला बिल था। मैंने कहा यार ये बिल मत दे, तू माल दे दे मुझे, लेकिन बिल मेरे को कब दियो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। बोलो सही है, वो भी मान गया। तो बेटा मेरी परचेज कितनी कर दी मैंने, 20 की। अब आप मुझे बताओ, ये 1 लाख का प्रॉफिट दिखेगा जीपी आपको, नहीं, अब कितने का दिखेगा, 6 लाख का। जबकि सच नहीं है ये, सच तो यही था कि 1 लाख का था, क्योंकि मेरी परचेज कितने की थी, 25 की, लेकिन मैंने एक 5 लाख की परचेज की एंट्री को ही हाइड कर दिया। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 6 का। अब 6 के प्रॉफिट से जब मैं जीपी से जब मैं बढ़ता हूं आगे, तो यहां पर मेरा प्रॉफिट आ गया जो 50 का था, वो कितने का आ गया, 5,50,000 रुपए का, क्योंकि 50,000 का मैंने ये खर्चा माना था ना यहाँ पे, टू अदर कौन से वाले खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो मैंने 50 माने थे। तो अब बताओ, बैंक को तो कहेगा हाँ ठीक हो गया सर, बढ़िया, अच्छा बिजनेस है, आप 5.5 लाख रुपए कमा रहे हो। लेकिन मैंने इस बिजनेस में क्या किया बच्चों, बताओ मुझे, मैंने क्या किया इस बिजनेस में, विंडो ड्रेसिंग करी है मैंने इस बिजनेस के अंदर। जबरदस्त विंडो ड्रेसिंग करी है। मैंने ये कहा है परचेज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर मे नॉट बी रिकॉर्डेड। मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा, मैं उसको कब रिकॉर्ड करूंगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर लॉस भी दिखा दूं तो चलेगा, मैंने अगले साल लोन ही नहीं लेना, मैंने लोन ही इस साल लेना था, बैंक खुश हो गया, लोन दे दिया, खत्म, मेरा काम हो गया, अगले साल मैं लॉस दिखा दूंगा। बड़े ही आसान से बिजनेस के अंदर ये मैनिपुलेशन चलता है। बोलो ठीक है ना। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक को फालतू करके दिखा देता अगर मैं, बताओ जी क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग में क्रेडिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर स्टेट करूं तो जीपी ओवर स्टेट होगा, अंडर स्टेट होगा, ओवर। एनपी ओवर स्टेट होगा, अंडर स्टेट होगा, ओवर हो जाएगा ना, ओवर स्टेटमेंट। इसका मतलब बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक को भी आप करके ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट करके आप बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो है चेंजेस कर सकते हो, जो कि आराम से पॉसिबल है। बोलो डन, ठीक है। एंड सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, अनसुटेबल, सॉरी सुटेबल क्या, अनसुटेबल फॉर, अरे फोरकास्टिंग कैसे करोगे, फ्यूचर तो है ही कैसा, अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल। तो आप बिजनेस में कितनी भी फोरकास्टिंग कर लो, रेगुलर बेसिस पे डिमांड चेंज हो रही है प्रोडक्ट की,
कंपटीशन चेंज हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, नई नई पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आज आप जो सोचते हो, आप उसको जो भी सोचते हो, आप उसको बिजनेस के अंदर प्लान करोगे, हो सकता है वो एग्जीक्यूट हो जाए, हो सकता है वो एग्जीक्यूट ना हो। तो हम ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग जो है फोरकास्टिंग का बहुत अच्छा टूल है। अरे अंदाजा है, अंदाजा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बताओ भाई सही है? ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। तो बच्चों एक पॉइंट आता है हमारे पास यहां पर कि अकाउंट्स के कितने सब फील्ड्स हैं। आओ जल्दी से बता देता हूं मैं तुम्हें। अकाउंटिंग का पहला सब फील्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला सब फील्ड जो फाइनेंस में डील करता है, पहला सब फील्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो में ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट है ना ये। दूसरा सब फील्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। वो क्या कैलकुलेट करके बताता है भाई? कॉस्ट। पहला फील्ड क्या कैलकुलेट करता है? प्रॉफिट। दूसरा फील्ड क्या कैलकुलेट करता है बेटा? कॉस्ट। सर कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं? बेटा कॉस्ट ही तो है जिसके अंदर आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपको कौन सा प्राइस पता लगेगा आपके बिजनेस का, प्रोडक्ट का, सेल प्राइस। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको कॉस्ट बताती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट बताती है, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। एक होती है और अकाउंटिंग का थर्ड वे, जिसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द बिजनेस मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें क्या बताती है? डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग करती है हमारी। ठीक है जी, जो आपने 12th क्लास में पढ़ी है रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन जब आप और बड़े हो जाओगे तो आप पढ़ोगे फंड फ्लो, बजटरी कंट्रोल। ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो किस में आती हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती हैं, जो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग हेल्प करती है। एक होती है जी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी अकाउंट्स का एक पार्ट है, अकाउंट की एक ब्रांच है, जो इस चीज में डील करती है कि सोसाइटी के लिए हम कितने रेस्पॉन्सिबल हैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी? जैसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की क्या होती है? प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, एनवायरमेंट सेफ रखें, हम प्रोडक्ट बनाएं लेकिन एनवायरमेंट पोल्यूट ना करें, है ना। तो ये सब हमारी क्या है बताओ? प्रोडक्ट सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स फुलफिल करता है। जैसे मान लो हमारी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, तो भाई सेफ्टी पैरामीटर्स पूरे होने चाहिए। कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो एयर बैग्स जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। हॉर्न ऐसा होना चाहिए जो सामने वाली कार या आसपास के लोगों के कान पे भी ना लगे लेकिन वहां तक आवाज भी पहुंच जाए, समझ रहे हो। तो सारे स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करके आप प्रोडक्ट बनाएं, ये आपके लिए जरूरत की बात है। बोलो कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो सुरक्षित रहें, ये कंपनी का ही जो है सेफ्टी पैरामीटर्स हैं। अगर वो अच्छी कंपनी है तो इन सब का ध्यान रखेगी। दैट इज योर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो डन, ये होगी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स पे कितना खर्चा कर रहे हैं, क्या वो वर्थफुल था ह्यूमन रिसोर्स पे खर्चा करना। तो हमारे बिजनेस में काम करने वाले जो लोग हैं उनको, अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको क्वांटिफाई करना और उन पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। बच्चों एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं यहां पे। जो अच्छी कंपनियां होती हैं, बढ़िया कंपनियां, वो अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में ही बच्चों को पिक कर लेती हैं, उनके फाइनल ईयर में उनको खुद से एमबीए कराती हैं, समझ रहे हो। फाइनेंस भी करती हैं उनको कि हम पैसा लगाएंगे बच्चे के ऊपर, बच्चा काबिल है, हम पैसा लगाएंगे। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर देयर कंपनी, ठीक है। अगर उन्होंने उसकी एमबीए पे 5 लाख रुपए लगा दिए, 15 लाख कर लो, चलो महंगी होती है आजकल, 15 लाख रुपए एमबीए पे लगा दिए, बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, बच्चे के साथ बॉन्ड साइन कर लिया कि आने वाले 10 साल 5 साल वो वहीं कंपनी में काम करेगा। तो बेटा वो जो बच्चा है वो उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्टिव आउटपुट भी तो दे के देगा, एक अच्छा प्रोडक्टिव रिसोर्स भी तो बनेगा। तो वो जो रिसर्च वो कंपनी कर रही है बच्चों के सिलेक्शन पे, दैट इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, और ये बच्चा हमसे जो सैलरी लेगा और सैलरी के अगेंस्ट जो हमें कमा के देगा, वो डिफरेंस हमारी कंपनी को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और हम इस बच्चे के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? इतने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बच्चा हमें कितना पैसा कमा के देगा? ये व्हाट द कंपनी इज डूइंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। डन। तो ये भी एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है कंपनीज के लिए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। अब एक थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको आपको सेल्फ करना है, इसमें कराने लायक कुछ नहीं है। जैसे कि रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स करना है बच्चों, छोड़ना नहीं है। ये आता है कि अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स के साथ कैसे कनेक्टेड है, जस्ट एक ओवरव्यू लेना है,
ठीक है, अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स के साथ कैसे कनेक्टेड है आप सब लोगों को पता तो है ही, अकाउंट स्टैट कनेक्टेड सब्जेक्ट है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स भी कनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स भी कनेक्टेड सब्जेक्ट है, ठीक है, अकाउंट्स एंड लॉ वो तो है ही है कनेक्टेड सब्जेक्ट, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ये भी कनेक्टेड सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं अब एक टॉपिक पे आ रहा हूं, 10 मिनट लगेंगे इस टॉपिक पे, इसको करो खत्म। रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता है बच्चों। कितने नंबर का आता है सर? 5 मार्क्स का, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अकाउंटेंट का क्या रोल है सोसाइटी के साथ? ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं कवर कराऊंगा, आपको यही याद हो जाएगा। देखो, अकाउंटेंट का रोल है बच्चों मेंटेनेंस बुक्स की, बताओ है कि नहीं? अकाउंटिंग का रोल, अकाउंटेंट का रोल तो सोसाइटी के साथ बहुत है, वैसे तो टैक्सेशन, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट ये तो सब है ही है। कहां कहां अकाउंटेंट सर्विसेज देता है? सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोलो सही है कि नहीं? सारी बुक्स कौन मेंटेन करता है? अकाउंटेंट। यहां अकाउंटेंट से हमारा मतलब सीए से है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या जो रोल है सोसाइटी का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का है, इस चैप्टर का, इस यूनिट का है। सबसे पहला बच्चों, स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है कोई भी लिस्टेड कंपनी जो होती है, जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, दैट इज अ लिस्टेड कंपनी, उस लिस्टेड कंपनी को अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ता है स्टैट्यूटरली, कंपल्सरली, चाहे उस कंपनी को कितना भी क्यों नहीं लगता कि हमारे अकाउंट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, देयर इज नो नीड फॉर द अकाउंटिंग ऑडिट, है ना, हमारे अकाउंट्स अच्छे हैं, फेयर हैं, हम लोग बिल्कुल सच्चे हैं। अरे भाई कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, to appoint a chartered accountant or a firm of chartered accountant as their auditor who are statutorily required to report each year whether in their position whether in their opinion the balance sheet shows a true and fair view। अरे भाई बिजनेस फर्म चाहे कुछ भी कह ले कि हमारी बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है, फेयर है, ट्रू है, अरे आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? आपको क्या करवाना ही पड़ेगा, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना ही पड़ेगा एक सीए से या सीए फर्म से। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया स्टैट्यूटरी ऑडिट का, हाँ जी, पहला पॉइंट डन। दूसरा, हर कंपनी को अपने इंटरनल ऑडिटर्स भी रखने पड़ते हैं, मतलब एक तो हो गया बाहर से ऑडिट कराया, है ना, वो तो हो गया आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। एक मैंने दूसरा ऑडिट कौन सा बोला? इंटरनल ऑडिट। अब ये इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि हर बिजनेस को अपने इंटरनली लोग बिठाने पड़ते हैं, इंटरनली लोग बिठाने पड़ते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स बिठाने पड़ते हैं जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन रेगुलरली बेसिस पे बिजनेस को ऑडिट करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? ताकि वो चेक करें कि बिजनेस में कहीं कोई रेवेन्यू जो है एक्सेसिव तो नहीं दिखा रखा, या कोई खर्चा घटा के तो नहीं दिखा रखा, या बढ़ा के तो नहीं दिखा रखा, बिजनेस के प्रॉफिट सही निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, ठीक है ना, लीकेज ऑफ रेवेन्यू कहीं हो तो नहीं रहा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट तो कहीं नहीं है, कोई ऐसी गलतियां तो नहीं हम कर रहे। तो इंटरनली भी ऑडिटर्स होते हैं और एक्सटर्नल ऑडिट तो कराना ही पड़ता है। बोलो जी, 2 बातें समझ में आ गई। तीसरा, हर अकाउंटेंट टैक्सेशन में रोल प्ले करता है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। एक सीए का मेन काम क्या होता है? टैक्सेशन में डील करना, है ना। अपनी जहां वो जॉब करता है, ठीक है, या कोई भी बिजनेस को या किसी पर्सन, कोई सोल प्रोप्राइटर हो अगर मान लो, तो उसको रिप्रेजेंट करता है सीए, कहां? टैक्स अथॉरिटीज के सामने, ठीक है। मान लीजिए मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, तो मेरे को लगता है यार मैंने ये इनकम कमाई है, ये मेरे खर्चे हैं, तो मैं मेरे सीए को कॉल करूंगा, अरे सर जरा एक बार ये देखना, ये कितने की रिटर्न फाइल करनी है। या मान लीजिए कोई लीगल नोटिस आ गया मेरे पास, तो मैं उसका जवाब खुद से थोड़ी दे सकता हूं, वो लैंग्वेज मैं थोड़ी समझ सकता हूं, तो मैंने उसको बोला कि भैया करो जरा इस काम को, तो मेरी तरफ से मेरे को रिप्रेजेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन करेगा? मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी बात समझ में आ गई? कहीं कुछ गलती है तो उसको ठीक करेगा, ठीक है। कहीं मेरा टैक्स बचाना होगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, अपनी फीस लेगा, लेकिन यस वो मेरा साथ देगा इसलिए क्योंकि बेटा मैंने अपॉइंट कर रखा है, ठीक है, मेरी सर्विसेज कर रहा है वो, और मैं उसको उसके फीस पे कर रहा हूं, तो उसका काम है टैक्सेशन में डील करना। बोलो ठीक है ना। इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगला काम क्या है? मैनेजमेंट करना एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज देना। कंसल्टेंसी सर्विसेज कैसी होती हैं? कहां मैं इन्वेस्ट करूं, कैसे मैं इन्वेस्ट करूं, इस तरह के सारे काम भी कौन करता है? लीगल प्रोविजंस बताता कौन है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉ, है ना, लॉ को भी कौन बताता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैनेजमेंट, मेरे डिसीजन लेने में भी हेल्प कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइनेंशियल एडवाइस, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को किसी बैंक से लोन चाहिए, ठीक है जी, कौन कौन से कागज लगेंगे?
कौन कौन से पेपर्स लगेंगे, समझ रहे हो? ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न कितने की मेरी होनी चाहिए, मेरी लोन कैपेबिलिटीज बनती भी है कि नहीं बनती हैं, मेरी सैलरी कितनी इन हैंड मेरे को शो करनी चाहिए, ये सारी गाइडेंस, फाइनेंशियल एडवाइस मुझे कौन देगा? मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा। मैंने कौन सा इंश्योरेंस मेरे लिए ठीक होगा, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुझे डील करना चाहिए, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरे बिजनेस में, जिस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं वो बिजनेस और अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, मुझे कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, मुझे कोई स्टार्टअप करना है, कौन हेल्प करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोलो, समझ, देखो कितने बड़े बड़े काम करने हैं आप लोगों को बड़े होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, ये तुम्हें पहले बता रहे हैं, है जी? अगर क्या यार बनेगा यार, है ना? और ये जितनी भी बातें बताए जा रहे हैं ना तुम्हें, कि ये सारा जो भार है वो तुम्हारे कंधे पे डलने वाला है आने वाले समय के अंदर, ठीक है ना? फ्री में नहीं, पैसे लोगे, जो भी सर्विस किसी को दोगे पैसे लोगे। इन्वेस्टिगेशंस है ना, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की चेक करना, प्रॉफिट चेक करना, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये सब। कोई पेंशन स्कीम है उसकी जानकारी भी यही बताएगा। और बहुत सारे और काम होते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी वर्क, सेक्रेटरी बन सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना? सेक्रेटरियल वर्क बन सकता है, कर सकता है सोसाइटी में, हाँ किसी सोसाइटी का भी बन सकता है। हाँ हाँ, होते ही है भाई। अब वो तो बनाया गया धक्के वाला सीए है, ठीक है ना? वो तो उसको तो दिखाते नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, सेक्रेटरियल वर्क करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, जो कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करना चाहती है, ठीक है जी, तो उसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है भाई? सीए करता है। नए शेयर्स, आईपीओ, नए शेयर्स, न्यू शेयर्स का नाम पता है बच्चों आप लोगों को? आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है ना? ये सब सीए करता है। कंपनी बनानी हो नई, सीए बनाएगा। लिक्विडेशन करनी हो किसी पुरानी कंपनी की, लिक्विडेशन समझते हो? जैसे पार्टनरशिप का क्या होता है बच्चों? डिसोल्यूशन। कंपनी में क्या होता है? लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप भी बोल सकते हो। तो वो भी ऐसे अपने आप नहीं होता, सीए की सपोर्ट से होता है। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, कई बार लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कोई समझदार इंसान की जरूरत होती है, जिसको लीगल सारे पहलुओं पता हो, कि कानूनी किताब उन्हें पढ़ी हो, लॉ पढ़ा हो, उसने टैक्सेशन पढ़ा हो, कि ये इस तरीके से ये तरीका निकल सकता है, और जो दो लोगों के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, दो कंपनीज के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जा सकता है कि दोनों का मिनिमम लॉस हो और दोनों का रजामंदी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जाए। तो ये आर्बिट्रेशन का काम भी कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। एज रिगार्ड्स द कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट कैलकुलेशन, है ना, अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और दे सकता है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द इंडस्ट्री, ये आप खुद रीड कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक सेक्टर के साथ क्या रोल है, ये भी रीड कर लेना, ठीक है जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये जो बहुत सारी फिस्कल पॉलिसीज में हेल्प करता है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है भाई हमारे देश की? गवर्नमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प के बगैर नहीं हो सकता। और जितना भी जीडीपी ग्रोथ में पार्टिसिपेशन है भाई, जीडीपी ग्रोथ में जो भी पार्टिसिपेशन है, ठीक है जी, वो जीडीपी जो बढ़ रही है हमारे देश की, वो भी ऐसे ही नहीं बढ़ती चली जा रही बच्चों, ठीक है ना? किसी पढ़े लिखे की जो आदमी है उसकी जरूरत पड़ती है, और सीए की हेल्प से ही ये सारे काम होते हैं। अब देखो कितनी बढ़िया बातें मैंने तुम्हें आज बताई हैं कि तुम लोग कितने इंपॉर्टेंट हो हमारे देश के लिए। तो जल्दी से जल्दी पढ़िए और सीए बनिए, और ये सारा बोझा अपने कंधे पे लीजिए, और हर बोझे के पैसे लीजिए, पैसे कमाइए, ठीक है जी। तो ये होती है हमारी यूनिट 1 कंप्लीट यहाँ पे।